शुरुआत करते हैं ज्ञान की बात से। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वो है जो हार निश्चित होने पर भी मैदान ना छोड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम 5 का पंच। सबसे पहले तो मैं सबसे बहुत ज़्यादा सॉरी मांगना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि इतने दिन मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं कर पाया। कुछ ऐसे काम थे जिसकी वजह से मैं आपसे इतने दिन दूर रहा। बट जैसे कि हम आपसे बोलते हैं कि जितने भी टॉपिक्स रिमेनिंग हैं पिछले दिनों के, वो आने वाले समय में हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको बता भी देता हूँ कि 2 वीडियोज़ हम बनाएँगे। आज जो हमारे बीच की डिस्कशन है, जिनका हमने डिस्कशन नहीं किया है टॉपिक्स का, उसके 2 वीडियोज़ आएँगे। वो मिसलेनियस करके आएँगे और उसपे सारा डेटा कंपाइल करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप एग्ज़ाम्स के हिसाब से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और कुछ भी ना छोड़ने देंगे। हम आगे बढ़ेंगे, ये तो हमारा है ही। जैसे कि हमने बोला था कि वादे तो टूट जाते हैं, बट हमारा वचन है कि हम सारा जितना भी करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं, जिन्हें हमें पता होना चाहिए, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। वादे टूट जाते हैं, वचन ही शासन होता है, हँसी मज़ाक है। बट फिर भी चलिए, इतना था। मैंने आपको बताया कि थोड़ा-सा बिज़ी था। शुरुआत करते हैं अपना आज का प्रोग्राम और जानते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। आज हम जानेंगे सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, हम जानेंगे आईएमडी के बारे में, हम जानेंगे विकास पोर्टल करके क्या है उसके बारे में, यूरोपियन यूनियन के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम जानेंगे इंडियन रेलवे। चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला टॉपिक देख लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब ये न्यूज़ में क्यों है जान लेते हैं। तो न्यूज़ ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा मुद्दा है। प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ हमारे एग्ज़ाम्स से रिलेटेड हो, बहुत कुछ हमारे कंसेप्चुअल जो डिटेल्स हैं वो पता होनी चाहिए। तो जो अभी न्यूज़ आई है वो ये आई है कि जो सीईसी या ईएस मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स या इलेक्शन कमिश्नर्स इंटरेक्टेड विद पीएमओ। पीएमओ मतलब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, उससे इंटरेक्ट हुआ है आफ्टर गवर्नमेंट नोट सॉट प्रेजेंस ऑफ पोल पैनल चीफ। मतलब अभी मैं आपको डिटेल में उसका बताता हूँ। मतलब ये हुआ था कि पीएमओ में जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को, कि आप आइए और यहाँ पे एक मीटिंग होनी है, इसमें आपका प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा मुद्दा बना है कि जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होने के बाद ये इंसुलेट रहती है हमारे एग्जीक्यूटिव से, मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या जो भी गवर्नमेंट होती है, उससे आइसोलेट होते हैं। तो कोई भी रिकमेंडेशन या कोई भी इस तरीके के कि आप हमसे मिलिए आके, ये पीएमओ या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स नहीं कर सकते। अभी तक ऐसा था, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन पीएमओ ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने एक ऐसी बॉडी को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके चीफ को बुलाया है और कहा है कि कोई मीटिंग होनी है, उसमें आपका प्रेजेंस इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा-सा मुद्दा बोल सकते हैं कि कुछ बदलाव ला रहा है। अच्छा है, बुरा है, क्या बोलें, बट ऐसा होता नहीं रहा है। ये पहली बार हुआ है। इससे पहले भी होता था तो इलेक्शन कमिश्नर जो होते थे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते थे, वो गवर्नमेंट के पर्सनल्स को या गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज़ को या खुद गवर्नमेंट को नोटिस लिखते थे या लेटर लिखते थे और उनसे बोलते थे कि आप ये काम है हमें करने के लिए, कुछ कीजिए या कुछ कर दीजिए। बट ये पहली बार हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़ जो कि आज हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें एक चीज़ और है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत पहले से पहले जैसे लिखते थे कि जो हमारे वीवीपैट मशीन्स होती थी ना, तो अब क्यों लिखते थे? अगर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो गवर्नमेंट को क्यों लिखेगा कोई लेटर? तो कोई इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट को इस वजह से लिखेगा लेटर कि अगर उसका फंड कम पड़ गया या कहीं पर उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं किसी जगह पे अगर हम इलेक्शन करवा रहे हैं, वहाँ पर सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं है कि पीसफुली इलेक्शंस हो जाएँ, तो एक्स्ट्रा जो वहाँ का डिफेंस का वो है या वहाँ के जो जो सारी व्यवस्थाएँ की जाती हैं, उसके लिए मतलब प्रपोज़ल भेज सकता है कि हमें वहाँ पर करवाना है या हो रहा है, तो मुझे इस तरीके के प्रपोज़ल्स चाहिए। वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो रादर या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। या कभी-कभी क्या होता है, जैसे वीवीपैट करके हमारी मशीन्स होती थी, उनको मँगाने के लिए पैसे कम पड़ गए, तो गवर्नमेंट को भी एक वो लिख सकते हैं कि ये मेरा मतलब जो फंडिंग है, आप उसको थोड़ा-सा रेज़ कर दीजिए, क्योंकि ये मशीन्स लेनी है और हमारे पास इतना फंड नहीं है। तो दिस इज़ द वे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं गवर्नमेंट से। बट कोई गवर्नमेंट
ऑफिशियल कैसे इंटरेक्ट कर रहा है चीफ इलेक्शन कमीशन से, आपको आना है। दिस इज़ मतलब एक अनदर वे है और ये एक अनयूजुअल तरीका है, तो काफ़ी डिबेट में रहा है ये अभी इस समय। चलिए ये तो बहुत कहानी हो गई, आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली एक चीज़ और होती है कि जो इंडिपेंडेंट है या जो बड़ा है उसको छोटा नहीं बोला सकता। ये एक ऑफिस क्राइटेरिया है कि सीनियर आप उसको ऐसा नहीं बुला सकते। हाँ, सीनियर से आप पूछ सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ऐसा-ऐसा है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि आपको आना है। दिस इज़ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो यही है इस न्यूज़ का। अब हम जान लेते हैं कि एग्ज़ाम से हमें क्या-क्या महत्वपूर्ण है कि हम जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनके बारे में हम क्या-क्या पढ़ें। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ऑब्वियसली हेड होते हैं इलेक्शन कमीशन के। और इलेक्शन कमीशन क्या है, एक बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड है। किसके लिए? फ्री और फेयर कंडक्ट करवाने के लिए इलेक्शंस। किसके कराती है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो जो नेशनल लेजिस्लेचर करवाती है, जो हमारा लोकसभा का होता है चुनाव। स्टेट लेजिस्लेचर का करवाती है, जो विधानसभाओं का हर एक स्टेट्स में होता है। ये प्रेसिडेंट का भी करवाती है और वाइस प्रेसिडेंट का भी करवाता है। कौन? इलेक्शन कमीशन। कभी-कभी डाउट में आ जाते हैं, एग्ज़ाम में ये पूछा भी जा चुका है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंतर्गत होता है? तो यस होता है। अब जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं मोस्टली एक आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, मतलब सिविल सर्वेंट ही होते हैं। अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, हम सभी जानते हैं कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। इनका इम्पीचमेंट थोड़ा-सा मुश्किल है। इम्पीचमेंट तो किसी का भी मुश्किल होता है, द सेम वे इनका भी इम्पीचमेंट या इनको पद से हटाना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि अगर इनको इम्पीच करना है या कोई इल्लीगल एक्शंस इनके खिलाफ हुए हैं उस पे लेना है या लीगल एक्शंस लेने हैं, तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वोट चाहिए हमारे दोनों राज्यसभा और लोकसभा में। तो दिस इज़ द वे ऑफ हाउ इलेक्शन कमिश्नर्स आर इम्पीचमेंट या इम्पीच्ड। दूसरा ये है कि इनका जो लेंथ होता है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि लेंथ में कभी-कभी हम थोड़ा-सा डाउट कर जाते हैं कि 5 साल होता है या क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका लेंथ, जो टर्म लेंथ होता है वो 6 ईयर होता है, ध्यान देना। या तो फिर 65 ईयर्स एज, आपको पता ही, जो भी इनमें से जल्दी हो जाएगा उस तरीके से उनका लेंथ, जो टर्म लेंथ होता है वो होता है। अभी राइट नाउ सुशील चंद्रा जो कि 13 अप्रैल 21 से हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और इसमें एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि 1+2 का होता है, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा जानकारी थी, एग्जाम्स इसी से आएगा। कहानी समझ में आ गई क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वो है आईएमडी। आईएमडी न्यूज़ में क्यों है ये जानते हैं, और इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आईएमडी की जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एग्ज़ाम्स में कभी-कभी पूछा जाता है, आ जाता है आईएमडी स्टैंड्स फॉर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो हमको ऑकवर्ड फील होता है कि यार इंडिया तो नहीं हो सकता। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि आईएमडी एक डिपार्टमेंट है और वो इंडियन नहीं है। मीन्स इंडिया का ही है, बट उसका जो फुल फॉर्म है उसमें इंडिया आता है, इंडियन नहीं आता। तो आईएमडी स्टैंड्स फॉर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्यों है ये न्यूज़ में, तो आपको पता ही होगा कि आजकल सर्दी है और बहुत ज़्यादा ठंड है। तो जो हमारा आईएमडी है, डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल है, उसने बोला है या प्रिडिक्ट किया है कि कोल्ड वेव आ सकते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो ये तो एक आईएमडी का क्या कहते हैं अनुमान है कि आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, मतलब उनका एक कंक्लूजन है। बात ये भी है कि अभी सर्दी है और कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी आ चुका है, तो प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने और अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर हम सुरक्षित हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब जान लेते हैं आईएमडी के बारे में। तो आपको जैसे बता दिया मैंने इसका फुल फॉर्म कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, एक एजेंसी है। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। सिंपल है ये, इसको अगर ना भी लिखते तो चल जाता, क्योंकि आईएमडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के ही अंडर आ जाता है। काम इसका क्या है? इसका प्रिंसिपल जो काम है या मेन काम है वो यही है कि एक तो ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, मतलब मेट्रोलॉजिकल मतलब होता है मौसम संबंधी। इसके बाद वेदर फोरकास्टिंग करता है कि अभी सर्दी होगी, बारिश होगी, क्या कितने टेम्परेचर, गर्मी जाएगी, क्या जाएगी। सिस्मोलॉजी मतलब आप ही समझ ही रहे होंगे कि अगर कहीं भूकंप आता है, कुछ इस तरीके का एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसको ये मॉनिटर करता है। हेडक्वार्टर आपको पता ही नहीं, दिल्ली में है। ऐसे डिपार्टमेंट्स का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है हेडक्वार्टर्स याद करना, तो प्लीज़ आप इसको बोरिंग होके मत सोचिएगा कि हमेशा हेडक्वार्टर क्या-क्या करें, बट
जनरली आप ऐसा होता है ना कि बहुत सारे हेडक्वार्टर्स दिमाग में आ जाते हैं। मैं इस वजह से देता हूँ कि जैसे बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि न्यू दिल्ली में नहीं है, तो आप उनको फोकस कीजिए कि हाँ, ये नई दिल्ली में नहीं है। तो एक ये आता है जब हम क्वेश्चन एलिमिनेट करते हैं कि हाँ, कहीं न कहीं दिमाग में रहता है कि शायद पढ़ा था कि नई दिल्ली है। तो एक छोटी-सी जानकारी थी। आगे है हमारा 4th नंबर पॉइंट है कि आईएमडी जो है, देखिए एक चीज़ है, जो हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूएमओ है, उसके 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, उसने पूरे एंटायर वर्ल्ड में बना रखे हैं। इनमें से एक जो है वो हमारा आईएमडी है, मतलब इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ध्यान देना है कि वर्ल्ड का जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 6 रीजनल अपने स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स बना रखे हैं पूरे वर्ल्ड में, और उस वर्ल्ड में मतलब 6 में से एक आईएमडी है, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उन 6 में से एक है। एक चीज़ हुई। दूसरी पॉइंट नंबर जो 4 है उसको मैं बताता हूँ कि जो 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर डब्ल्यूएमओ के हैं, इसी तरीके से जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसके भी 6 रीजनल के मतलब इंटर इंडिया जो भी अपने देश के अंदर हैं, 6 हैं, वो सिचुएटेड कर रखे हैं, उनके अलग-अलग हेडक्वार्टर्स भी हैं। एग्ज़ाम्स में वो उतना नहीं आएगा, बट एक थोड़ा-सा मैं इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहा था। तो ये चीज़ थी कि क्या है, अभी मेनली क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी थे जो एमडी ने लॉन्च किए हैं। उन्होंने एक समर मतलब सिस्टम ऑफ एरोसोल मॉनिटरिंग एंड रिसर्च करके एक एक क्या कहते हैं, एक सिस्टम जनरेट किया था, या एक कोई इन्होंने एक मिशन किया था, जिस पे उन्होंने ये देखा था कि जो ब्लैक कार्बन रहता है हमारा, उसका कंसंट्रेशन और उसकी स्टडी की थी, और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी जो हमारे एरोसोल एरोसोल जो एलिमेंट है, उसकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके बारे में जानकारी के लिए। हालाँकि इतना कुछ नहीं पूछेंगे, बट शायद यूपीएससी में या यूपीपीएससी में उनका दिमाग थोड़ा-सा खराब हो जाए, कहने कहने का मतलब है कुछ ऐसा, उनको कुछ ज़्यादा डीप में है कि वो पूछ सकते हैं कि आईएमडी के द्वारा किया गया कोई रिसर्च या कोई टास्क है क्या? तो वो हम बता सकते हैं कि समर करके था, जो कि जनवरी 2016 में लॉन्च हुआ था, इन्होंने किया था। तो एक छोटी-सी जानकारी थी आईएमडी के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विकास पोर्टल। एक्चुअली बहुत बड़े-बड़े वीडियोज़ हो जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि बहुत छोटे-छोटे वीडियोज़ मैं आपको दूँ, क्योंकि बोरिंग हो जाता है, मुझे पता है। बाकी आप लोग बहुत सॉरी कम कमेंट और आज व्यू भी कम करते हैं, बट कोई बात नहीं। जब भी आप देखिएगा, ये सारी सीरीज़ ऐसी नहीं है कि वन टाइम है। आप जब भी देखेंगे, आपके जो जो सॉलिड डिटेल्स हैं या सॉलिड डेटा है, या हमारा बोल सकते हैं कि जो हमारा फैक्चुअल डेटा या कंसेप्चुअल जो एनालिसिस है, वो हमेशा के लिए रहेगी। कोई करंट अफेयर्स आज पढ़ा कल काम नहीं आने वाला ऐसा वीडियोज़ नहीं है ये। या ये हमारे चैनल में जो भी वीडियो आते हैं, वो वत्सिका मैम लेके आए इंग्लिश के या किसी और चीज़ों के, वो सारे ऐसे रहते हैं कि आपको हमेशा काम आने वाले हैं। तो आप एक बार नहीं, बार-बार जब आपका दिल करे आप देखिए। अभी जैसे आपको पता ही होगा कि एक और इनिशिएटिव वत्सिका मैम लेके आ रही हैं, वो 5 लोकेशन ऑफ द वर्ड्स करके आ रहा है। वो शायद अल्टरनेटिवली आएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि वो उसमें भी शायद वो 5 लोकेशंस को आपके साथ डिस्कस करेंगी, और देखिएगा आप, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स और हम जो भी पॉजिटिव की टीम है वो धीरे-धीरे लेगी, आपको टाइम आने पे बताते भी रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटे हों, बट क्या करें, हो ही जाते हैं इतने लंबे। आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, प्लीज़ आप बताया करिए, तो और अच्छा लगता है। चलिए जान लेते हैं विकास पोर्टल। न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में क्या है कि एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है जो कि रैंक देगा स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को ऑन लैंड एक्विजिशन। अब एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि क्रिस्प एंड क्लियर आपका होना चाहिए कि लैंड एक्विजिशन होता क्या है। तो लैंड तो हमें पता ही होगा कि हमारी ज़मीन है। एक्विजिशन मतलब होता है खरीद फरोख्त, और किसी स्टेट को लैंड की खरीद फरोख्त में कैसे रैंक दिया जाएगा? तो होता है कि वो लैंड जब गवर्नमेंट ले, जैसे मान लो कि हम अगर कहीं किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, और हम किसी स्टेट्स के बंदे को किसी स्टेट्स के बंदा ही लैंड दे रहा है या बेच रहा है, खरीद रहा है, दिस इज़ नॉट कम अंडर लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया ज़मीन जो कि लोगों का था, ठीक है? तो वो होता है, उसके लिए क्या-क्या रूल्स हैं, क्या-क्या नहीं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो दिस इज़ मतलब एक सिंपल सी चीज़ मैंने बताई कि लैंड एक्विजिशन क्या होता है। कभी-कभी क्या होता है कि कोई-कोई वर्ड ही समझ में नहीं आता, तो फिर उसके बाद पूरी कहानी समझ में नहीं आती। तो मुझे लगा कि चलिए 10 सेकंड लगेंगे, आपको बता देते हैं। अभी लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री ने, ठीक है? तो ये ध्यान देना है। इसके बाद एक चीज़ और हम ध्यान देंगे कि
रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज ही क्यों है? क्योंकि लैंड ज़्यादातर जो फ्री स्पेसेस हैं वो कहाँ हैं? वो रूरल एरिया में ही तो हैं। तो इस वजह से हम ये सिर्फ इस वजह से बोल रहे हैं कि आप कोरिलेट भी कर पाएँ आने वाले समय में कि अगर कुछ ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। तो अगर लैंड एक्विजिशन हो रहा है, कौन सी सिटी में लैंड एक्विजिशन करेगा भाई गवर्नमेंट? कहीं करेगा क्या? वो लैंड ही नहीं होता है, वहाँ पे तो अलग से मारा-मारी होती है। तो गवर्नमेंट क्यों कोई नई पॉलिसी या नई क्या बोलते हैं इंडस्ट्री लाएगा? वो तो ऐसी जगह पे लाएगा जहाँ एरिया हमें या लैंड मिल जाए ईज़िली और बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाए। तो वो रूरल एरियाज़ में ही होता है। बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं या एग्रीकल्चर लैंड्स होते हैं जहाँ पे फ्री क्या मतलब जो इनफर्टाइल लैंड होता है उसको एक्विजिशन में लाती है गवर्नमेंट और बहुत सारे मीजर्स हैं। तो बस सिर्फ इस वजह से कि लैंड एक्विजिशन होगा तो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्ट्री ऐड हो जाएगी, एक छोटा सा वो था। अब ये जो विकास पोर्टल है एग्जैक्टली इसका विकास पोर्टल नाम नहीं है, इसका जो मिनिस्टर हैं हमारे रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के गिरिराज सिंह, उन्होंने इसको कहा है कि दिस इज़ अ विकास पोर्टल। बट सच में यह रियल में इसका नाम है MIS मतलब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके तहत होगा क्या? इसके तहत क्या होगा कि एक तो आपको पता है कि रैंक मिलेगी कि किस स्टेट्स को और यूटी को कैसे रैंक देना है कि लैंड एक्विजिशन में कैसे है। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए पहले तो यार इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि ये पूरा डेटा और फिगर आउट करेगा कि क्या-क्या मतलब किसी स्टेट में कितना डेटा है लैंड एक्वाइज़ कर सकते हैं, कितना अवेलेबल है, कितना फिगर आउट करके, ये तो डेटा का हो गया। दूसरा हो गया कि वहाँ पे ये बताएगा कि स्पीड ऑफ डेवलपमेंट किस तरीके की है और जब हर एक स्टेट की स्पीड ऑफ डेवलपमेंट पता चल जाएगी, तो हम अपने एंटायर कंट्री की स्पीड ऑफ डेवलपमेंट का अनुमान लगा सकते हैं। तो विकास पोर्टल हमारे स्पीड ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास की गति को कहीं न कहीं बताने वाला पोर्टल है। इस वजह से उन्होंने MIS को मतलब मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को विकास पोर्टल कहा। अभी हमने जैसे आपसे बात की कि हम ये जानेंगे कि कैसे रैंक लाएँगे। सपोज़ कर लीजिए कि कोई फॉरेन कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो कहीं अपना एक एस्टेब्लिश करना चाहती है कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएँगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। एक उनको कुछ ज़मीन चाहिए। तो क्या होगा कि इस पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट को या हर एक जो भी इंडस्ट्री आना चाहती है उनको पता चल जाएगा कि किस स्टेट्स में, किस यूटी में कितना लैंड एक्विजिशन हो सकता है, वहाँ पे क्या-क्या रूल्स हैं, कहाँ पे हमें ईज़ी हो सकता है। मतलब एक हमारी जो बाहर की आई कोई कंपनी है, उसके लिए भी ईज़ी हो जाएगा कि वो किस स्टेट में जाके कहाँ पर अपना वो जो फैक्ट्री है या जो इंडस्ट्री है उसको ओपन करे। तो एक अभी आपके समझ में आ गया होगा ना कि रैंक देने से फ़ायदा क्या हुआ या क्या होगा। तो पता चल जाएगा कि किस इंडस्ट्री जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं जो दिल्ली में हैं। ऐसे बहुत सारी जो सुविधाएँ हैं जो कि दिल्ली में हालाँकि हमारा नेशनल कैपिटल है, वहाँ पे होना भी चाहिए बट और भी बहुत सारा जो डेवलपमेंट है वो अराउंड दिल्ली होता है। क्योंकि कनेक्टिविटी ऐसी होती है। कोई भी इंसान वहाँ पे अपना जो इंडस्ट्री है या बिज़नेस है वो डालना चाहता है, जहाँ की कनेक्टिविटी और जहाँ पे लोगों को आना-जाना आसान मतलब कनेक्टिविटी है हो पाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि जो हमारा पोर्टल होगा वो बता देगा कि किस स्टेट्स को किस-किस तरीके से रखा जाएगा। फिर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेगी, सब्सिडीज़ देगी कि अगर आप हमारे इस स्टेट पे जाएँगे तो आपको हम इतना सब्सिडाइज़ करेंगे, वो अलग मैटर्स हैं बट जो विकास पोर्टल करके है, जो MIS सिस्टम है हमारा वो बताएगा कि किस स्टेट्स का लैंड एक्विजिशन जो है वो किस रैंक में आता है। अभी लैंड एक्विजिशन जो होता है वो किसके तहत होता है? तो इसमें ये भी है कि जब कोई स्टेट किसी भी पर्सन की या किसी कोई भी एक्ट मतलब लैंड लेता है तो वो एक एक्ट के अकॉर्डिंग होता है और उस एक्ट का नाम है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इसका मतलब यही है कि अगर कोई लैंड है, मान लीजिए कि कोई रोड निकल रहा है और रोड पे बहुत सारे लोगों की ज़मीन होती है, तो उस ज़मीन को अगर कोई गवर्नमेंट ले रही है मीन्स एक्यूज़ कर रही है, उसका एक्विजिशन हो रहा है लैंड का, तो एक तो राइट है उस इंडिविजुअल का जिसकी वो लैंड है कि उसको फेयर कंपनसेशन मिले। जो भी कंपनसेशन मिल रहा है उसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी हो, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट कुछ और दे रहा है और बिचौलिए कुछ और दे रहे हैं, तो टोटल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसके बाद रिहैबिलिटेशन मतलब कि अगर पॉसिबल है तो उन जो भी अगर कोई कम्युनिटी है या कुछ लोग हैं, जैसे कभी-कभी डैम बनते हैं तो पता है कि पूरी कम्युनिटी लोगों को गाँव-गाँव हटाए जाते हैं, तो उनको रिहैबिलिटेट भी करना है मतलब उनको कोई आश्रय भी देना है। रीसेटलमेंट आपको पता ही है कि उनका दोबारा एक घर देना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो एक्ट 2013 का था, इसके अंडर ही लैंड एक्विजिशन स्टेट्स किस तरीके से कर रहा है, वो ये पोर्टल होगा और आपको पता ही है कि जो हमारे
मिनिस्टर हैं वो गिरिराज सिंह हैं, मैंने आपसे पहले बताया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट विकास पोर्टल मीन्स मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी हम बात कर लेते हैं, हमारा आज का चौथा टॉपिक है, वो है यूरोपियन यूनियन। अभी न्यूज़ में क्या है, तो न्यूज़ पढ़ लेते हैं। पहले न्यूज़ है कि जैसे कि हमें पता है कि कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है और उसके केसेस अब राइज़ कर रहे हैं डे बाय डे। तो फ्रांस ने क्या कर दिया है कि कर्व कर दिया है, जो भी विजिटर्स हैं, तो जो मतलब आ रहे हैं फ्रांस में विजिटर्स को, उनको मना कर दिया है। और जो भी यूरोपियन यूनियन नेशंस हैं, उन्होंने अपने बॉर्डर्स को टाइट कर रखा है। अभी क्या है कि जो मतलब यूरोप है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे नेशंस होते हैं जो हमारे यहाँ पे गली गलूचे होते हैं ना, कि ये फलानी गली, ये ढकानी गली। इसी सेम वे में जो हमारा यूरोप है, वहाँ पे कंट्रीज़ हैं कि एक ही रोड पे एक ही पॉइंट होगा, पता चला कि उस पॉइंट पे 3-3 कंट्रीज़ का पॉइंट आ रहा है वहीं पे, मतलब विदिन 1 मीटर 3 कंट्रीज़ का पेरीफेरल बन जा रहा है। तो ऐसे ही वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर रखा है बॉर्डर्स को। तो ये एक न्यूज़ थी कि उन्होंने अपने बॉर्डर्स को टाइट किया है, मतलब आने जाने का थोड़ा सा कर्व किया है उन लोगों ने, जो भी जितने भी यूरोपियन यूनियन नेशंस हैं। अभी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि एग्जाम्स में हमारे लिए क्या क्या पूछ सकते हैं। देखिए, अगर हम यूरोपियन यूनियन के बारे में जानेंगे, या अगर हम इसको गूगल करेंगे या विकिपीडिया में जाएंगे, या हम और कुछ बुक्स में पढ़ेंगे, तो यूरोपियन यूनियन में आपको कम से कम 20 पेजेस मिल जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं, ऑब्वियसली जो हम बता रहे हैं उसमें बहुत कुछ आप जानते होंगे, बट वही है कि वही चीज़ें हैं जो एग्जाम्स में पूछ सकती हैं, और मैं उनको ही फोकस करता हूँ कि जो एग्जाम आपका एक बैकग्राउंड बन जाएगी, हाँ ठीक है ये चीज़ होती है, बट ज़्यादा दिमाग में वही चीज़ें हों जो कि एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से हों। फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल डेटा मानते हैं, बट इतना नहीं कि इतना हो जाए कि फिर हमें पता न चले। आगे जैसे मैं इसे बताऊँ, मैंने इसमें वो पॉइंट्स नहीं कट रखे, जैसे कि इकोनॉमी में कितना है, उस पे कौन कौन सी कंट्रीज़ अभी हैं, इसके बाद उनमें से किस किस कंट्री के लैंड किससे जुड़े हुए हैं। इतने डीप में यूरोपियन यूनियन से नहीं पूछे जाते क्वेश्चन। अभी तक मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए और सब बहुत कुछ किया, बट इस तरीके से मुझे क्वेश्चंस ऐसे नहीं लगे कि बहुत ज़्यादा अंदर घुस के। हाँ, कोई इंडियन ऐसा यूनियन हो जिसमें इंडिया शामिल हो, और वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट इस तरीके के उतने ही हैं जितने कि हम यहाँ पे दे रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा इससे डिफर करे, बट कोशिश की है हमने कि कुछ बता के कुछ आपको, ये जो हमारी पीपीटी बनी है, इससे आपको पूरा जो डेटा है वो समझा सके। आज बहुत ज़्यादा ज्ञान हो रहा है, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा हंसते भी रहिए। और आपको पता है कि हंसते रहने से सब ठीक हो जाता है, सर्दी भी, और इवन जो हमारा कोरोना वायरस है उसका दुष्प्रभाव भी हमसे दूर ही होगा। तो हंसते ज़रूर रहिए। चलिए, तो अभी जान लेते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूई एक पॉलिटिकल, हाँ यहाँ पे ध्यान देना है, कभी कभी पूछ देता है कि यूरोपियन यूनियन क्या है। जैसे नाटो था हमारा, नाटो क्या था, ये दैट वाज अ मिलिट्री अलायंस, प्योरली मिलिट्री अलायंस था नाटो। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पूछ सकते हैं, हालांकि हम बहुत होशियार हैं, हमें पता ही है, बट फिर भी एक मेरा हुआ कि मैं बता दूं कि यूरोपियन यूनियन जो रहता है एक तरीके का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल यूनियन है, ये ध्यान देना है। और इसमें 27 मेंबर कंट्रीज है, पर 28 थी, अभी आप आगे बताएंगे, यूके से हट गया है। इसके बाद क्या है कि एक इंटरनल सिंगल मार्केट है, मतलब यूरोपियन यूनियन क्या करता है कि एक इंटरनल सिंगल मार्केट बना लिया है अपने जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, और इसमें उन्होंने क्या करा, अपना फ्री ट्रेड सब कुछ अच्छे से कर रखा है कि हमारा एक फैमिली, मतलब यूरोपियन यूनियन का मतलब है कि जो मेंबर नेशंस हैं उन्होंने एक अपना फैमिली बना रखा है, और अपना एक पे जो रूल लागू होंगे वो सारे यूरोपियन जो यूनियन है वो सारे सारे नेशंस पे लागू होंगे। दिस इज़ इसका मेन मोटो था, यही है, वही इसमें लिखा भी है कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना रखा है, एक लॉज बना रखा है, सिस्टम ऑफ लॉज है जो सब पे अप्लाई होते हैं। जो यूरोपियन यूनियन है, ये ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कब बना। एक्चुअली क्या था कि ये मतलब जो है वो बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ ट्रीटीज़, बहुत सारी ट्रीटीज़ हुई, कभी ये हुआ कभी वो हुआ। पहले ये यूरोपियन कम्युनिटी था, इसके बाद ये अभी आपको पता ही बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते रहे, ट्रीटीज़ होती रही, फिर अभी यूरोपियन यूनियन बना। तो इसका एग्जैक्ट ये नहीं बोल सकते कि कब हुआ। हाँ, 1951 में जब पहली बार ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, तब से शुरुआत हुई थी इस तरीके की कम्युनिटी की, बट स्टेडली ये 2000 या 2007 तक आते आते यूरोपियन यूनियन बना। हालांकि इससे पहले भी बन गया था, बट टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स तो ट्रीटी आती रही। ट्रीटीज़ मैंने नाम दे दिया, नाम इस वजह से दिया कि कभी कभी पूछ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन से कौन कौन सी ट्रीटीज़ बिलोंग करती हैं। तो एक दे दिया कि अगर आपको थोड़ा सा याद रहे, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1951 में हुई थी, ट्रीटी ऑफ रोम, सिंगल यूरोपियन एक्ट आया था, कि सिंगल यूरोपियन एक्ट ही था जिसमें ये मतलब प्योरली मान सकते हैं कि 1987 या 1990 के अराउंड ही यूरोपियन यूनियन का मेन
वर्चस्व आया था, क्योंकि उसी टाइम पर उन्होंने कर रखा था कि जो भी रूल्स होंगे सारी कंट्रीज़ पे अप्लाई होंगे, विद पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। डिफेंस का नहीं था, सिर्फ इन 2 सेक्टर्स को लेके। और फिर ट्रीटी ऑफ लिस्बन जो 2013 में हुई थी, तो ऐसे बहुत सारे ट्रीटीज़ आती रही। इनकी ट्रीटीज़ के बारे में जानना हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी-कभी आ सकता है कि ये ट्रीटीज़ क्या यूरोपियन यूनियन से बिलॉन्ग करती हैं, तो थोड़ा-सा हमें पता होना चाहिए। इसके बाद है कि लास्ट नेशन जो एडमिट हुआ था यूरोपियन यूनियन में, दैट वाज़ क्रोएशिया। कब हुआ था? 2013 में। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये तो बहुत बार पूछा भी है कि अभी जो लीव किया है यूरोपियन यूनियन से वो कौन था, तो पता ही 2020 में यूनाइटेड किंगडम यूके ने इसकी मेंबरशिप को छोड़ा है। तो ये यूरोपियन यूनियन के बारे में था। एग्जाम्स में क्या क्या पूछ सकते हैं? एक तो कितने मेंबर हैं? 27 है। किस तरीके का ये यूनियन है? पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। बाकी वो तो 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपको बेसिक बैकग्राउंड बताने के लिए हैं। ट्रीटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सी ट्रीटीज़ ये मतलब बिलोंग करता है। और लास्ट का जो 5th पॉइंट है, वो दोनों उसके बहुत जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि वो क्रोएशिया लास्ट जो एडमिशन हुआ था और यूके जिसने लीव किया है यूई। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट यूरोपियन यूनियन। आगे और आज के अंतिम टॉपिक के बारे में हम जान लेते हैं। फिर से मैं आपके साथ बोलना चाहूँगा कि मैं जो भी पिछले दिनों के जो हमारे 4-5 दिनों के जो टॉपिक्स नहीं डिस्कस हुए हैं, मैं बिल्कुल लेके आऊँगा। 2 वीडियोज़ ला रहा हूँ मिसलेनियस करके, 2-3 दिन में वो आ जाएँगे। उसमें सारा सब कुछ कवर होगा, और ऐसे ही डिटेल्ड में। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, मुझे पता है आप परेशान नहीं होते। मेरा कहने का ये दायित्व है, और बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हम कुछ भी कोई भी होता है ना कि एक कहावत है कि हम कोई भी काम मतलब हम कोई भी जो पत्थर है वो अनटर्न नहीं छोड़ेंगे। तो हम बिल्कुल पूरी मेहनत करेंगे, और ऑब्वियसली आपके साथ वो जो टॉपिक्स हैं उनके डिस्कस के वीडियोज़ लाएँगे। इसके बाद हम इंडियन रेलवेज़ के बारे में जान लेते हैं। न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अलाउ किया है कि आप जो भी अनऑथराइज़्ड सेटलमेंट्स हैं, जो कि सूरत और जालना रूट जो है, जालना या जलना जो भी है, शायद जालना रूट है। सूरत और जालना रूट पे जो भी अनसेटल मतलब अनऑथराइज़्ड होता नहीं है कि आपने देखा होगा झुग्गी बस्तियाँ होती हैं रेलवेज़ के किनारे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप रेलवेज़ को कि आप देखिए अगर वो अनऑथराइज़्ड हैं तो आप उनको हटा सकते हैं, और यू हैव फुल अथॉरिटी टू उनको हटाने के लिए। आप एक काम कीजिए कि आप पहले आप उनको 2 वीक का समय दीजिए, और अगर वो नहीं हट पाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आपको पता ही है कि इंडियन रेलवेज़ की खुद की एक प्रोटेक्शन फोर्स होती है जिसको आरपीएफ बोलते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो उसके थ्रू आप उनके जो भी हैं जो इवैक्यूएट नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ आप एप्रोप्रिएट लीगल एक्शंस लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हटा दीजिए उनकी जो भी बस्तियाँ हैं। आपके ऊपर ऐसा कुछ भी मान हानि या जो भी वो होते हैं वो नहीं होगा। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अलाउ किया है। तो दिस इज़ द न्यूज़। हाँ, एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि जैसे आपको पता ही है कि 5 लोकेशंस का आ रहा है, तो जैसे अब आके आने वाले समय में आपको जैसे मैं पूछ सकता हूँ कि प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये जालना है कहाँ? सूरत तो आपको पता ही है कि ये गुजरात में है। जालना गुजरात के किस सेक्टर में या कहाँ पड़ता है? कौन से रूट की बात हो रही है? तो आप कमेंट करके बताइए अगर आपको आता है। बट आने वाले समय में वत्सिका मैम जब लेके आएँगी 5 लोकेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें इंडियन लोकेशंस भी होंगी, तो जो भी लोकेशंस ऐसी होंगी जो पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम्स में या हमें पता होनी चाहिए, वो ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगी। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि जालना कहाँ है? तो न्यूज़ के बारे में आपको पता चल गया क्या है? अभी जान लेते हैं इंडियन रेलवेज़ के बारे में। इंडियन रेलवेज़ के बारे में क्या है कि गवर्नमेंट ओन्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आपको पता ही है। देखिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आप समझ ही रहे हैं ना। अब जैसे जो हमारा बसेज़ का है, रोड ट्रांसपोर्ट है, तो रोड ट्रांसपोर्ट में क्या है कि ये हमारा गवर्नमेंट टोटली गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट की बसेज़ होती हैं बट बहुत कम, हमारा प्राइवेट हो चुका है वो। अभी हालाँकि रेलवेज़ भी जैसे आपको पता है तेजस ऐसी रेल आ रही हैं। तो ये धीरे-धीरे करके इसको भी प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, बट एज़ ऑफ़ नाउ जो इंडियन रेलवेज़ है वो मोस्टली गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है फुली। 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ये याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है ये उसका। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है या बोल सकते हैं कि बॉडी है जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, अदर वो गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो मतलब इंडियन रेलवे जो है वो सब इसमें काम करने वाले जो लोगों की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में। तो बहुत ज़्यादा है संख्या। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन थी। हेडक्वार्टर आपको पता ही नहीं, दिल्ली। सॉरी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है।
डिवीजन्स, ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन रेलवेज में कितने डिवीजन्स होते हैं। तो इस वजह से मैंने इस पॉइंट को रखा है। 18 जोन्स में ये डिवाइड होता है, डिवीजन्स हैं। इनके नाम और कभी कभी हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं। अगर आपको कभी टाइम लगता है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके बारे में भी या पूरे इंडियन रेलवेज़ के बारे में भी, जो जोन्स हैं उनके बारे में भी करूँगा। आने वाले समय में हम ऐसे वीडियोज़ ला रहे हैं जो एक टॉपिक पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो आपसे डिस्कस करें। बट अभी थोड़ा हम ऐसे साथ में चल लेते हैं। आने वाले समय में हम वो सारी चीज़ें लाएंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए हमारे लिए ज़रूरी हैं। पॉइंट नंबर 4 है कि इंडिया की जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी, आपको पता ही है, मोस्ट ऑफ द पीपल के सब जो भी पढ़ने वाले हम लोग हैं सबको पता ही रहता है। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे मेंशन क्यों किया है, कुछ नया नहीं किया है, बट माइट भी थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग भी है और हो सकता है कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। हमको ये पता था कि मुंबई और थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई, जो कि पैसेंजर ट्रेन थी। ये तो पता है। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी, हमें ये भी पता है। मुंबई का स्थान कौन-सा था? बोरीबंदर या बोरीवली अभी बोलते हैं। इतना तो हमें समझ में आता था कि चलो ये था। इसमें क्या था, एक चीज़ और थी कि ये जो ऑपरेट हुआ था ना, जो बनाया गया था फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन का ऑपरेशन, वो हुआ था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ये एक बॉडी थी, उसने इस पैसेंजर ट्रेन को ऑपरेट किया था विद 3 लोकोमोटिव्स। 3 लोकोमोटिव्स मतलब होते हैं इंजन्स, 3 इंजन्स, और उनके नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। S3 याद रखना है। पता नहीं एग्जाम से पूछेंगे नहीं, बट थोड़ा सा मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग खबर है या इन्फॉर्मेशन है, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो 3 लोकोमोटिव्स थे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज ने इसको ऑपरेट किया था, साहिब, सिंध और सुल्तान। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा इन्फॉर्मेशन मुझे लगा तो मैंने आपको दिया। इसके बाद आपको पता ही है कि हमारे जो हमारे एडजेसेंट जो कंट्रीज़ हैं उनसे हमारे लिंक भी हैं। बांग्लादेश से भी है, भूटान से भी है, म्यांमार से भी है, नेपाल से भी है, पाकिस्तान से भी है। श्रीलंका से नहीं, हमें पता ही है श्रीलंका से कैसे हो सकता है, बीच में हमारा समुद्र जो है। तो ये हमारा आज का वो था इंडियन रेलवेज़ में। और ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा कम ही पूछे जाते हैं कि अगर बात इंडियन रेलवेज़ की करें, कभी जोन्स के अंदर जाके पूछ दें वो अलग बात है। बाकी जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आज एक नई चीज़ मैं लाया हूँ, मैं क्वेश्चंस ऑफ द डे नहीं लाया हूँ क्योंकि आप लोग एक तो बहुत कम रिप्लाई करते हैं। फिर मुझे लगा कि चलिए कुछ ऐसा देते हैं कि आप सिर्फ सोचिए। तो इस जो नए पीपीटी या नए पॉइंट्स का यही मतलब है कि एक बार बस सोच लीजिए आप इन चीज़ों में। आप पढ़िए, मैं आपसे थोड़ा-सा बता देता हूँ, थिंक वंस ओनली। तो आप देखिएगा, पहला जो हमारा पॉइंट है, इसमें भी देखिए 5 का पंच है, तो मैंने 5 दिए हैं। आज एक्चुअली मुझे 5 मिल गए, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ डिस्कस करते हैं। बहुत टाइम भी हो गया था, डिस्कस कुछ नहीं हुआ था। तो आपको सिर्फ सोचना है और थोड़ा बहुत देखना है। अभी केरला में पूरे केरला में जो स्कूल यूनिफ़ॉर्म है, क्लास 11th स्टूडेंट की, वो यूनिफ़ॉर्म हो गई है। तो यूनिफ़ॉर्म पहनने वाले वस्त्र, और यूनिफ़ॉर्म मतलब होता है कि एक सा, जैसे यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड चल रहा है, आर्टिकल 44 डीपीएसपी, तो वो यूनिफ़ॉर्म मतलब होता है कि जो भी रूल्स होंगे सब पे लगेंगे। तो यूनिफ़ॉर्म सिम हो गई है, मतलब लड़कियों की सेम यूनिफ़ॉर्म हो गई है। तो क्या ये सही है, क्या नहीं है? ये थोड़ा-सा आप सोचिएगा इसके बारे में। दूसरा है कि एनसीईआरटी ने अभी नया सिलेबस रिव्यू किया है, जिसमें कि बहुत सारा जो सिलेबस को है वो रिड्यूस कर रहे हैं, ताकि लोड जो है बच्चों पे वो कम हो जाए। तो क्या ये सही है? ये हमारी जो शिक्षा नीति है, प्रणाली है, वो और डाइवर्सिफ़ाई होनी चाहिए, जिससे कि हमें कि वही होता है ना कि हम रट्टू तोता वाली ज़िंदगी ना जिएँ, कुछ कंसेप्चुअल डेटाज़ आएँ, रिसर्च की फील्ड में कुछ बढ़ें। तो थोड़ा-सा वो सोचिए कि एनसीईआरटी के बारे में क्या है, और अगर इस मुद्दे के बारे में क्या कि है, किसी भी सिलेबस को हटाना चाहिए कि नहीं। देखिए, मेरा एक मानना है कि रिफ़ॉर्म्स ज़रूरी होते हैं हर एक चीज़ में समय-समय पर, बट कभी-कभी वो रिफ़ॉर्म्स उसके लिए कर्स ना बन जाएँ, अवसाद ना बन जाएँ, वो हमें देखना होता है। तो इसके बारे में सोचिए। तीसरे नंबर पे है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बुलक कार्ट रेसिंग होती है महाराष्ट्र में। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। अगर सोचेंगे तो बहुत कुछ सोचने पे हमें समझ में आ जाता है। तो जो बुलक कार्ट रेसिंग पूछ सकते हैं कि जल्लीकट्टू कहाँ से रिलेटेड है, बुलक कार्ट रेसिंग कहाँ से रिलेटेड है, अम्बला या अम्बाला करके कुछ रहता है वो कहाँ से रिलेटेड है। ये सारे क्या होते हैं, ये एनिमल्स विद मैन एक तरीके के गेम होते हैं या कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो कि किए जाते हैं। तो बुलक कार्ट रेसिंग जो है वो महाराष्ट्र में है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोल दिया है, मतलब हरी झंडी दिखा दी है, और उन्होंने कहा है कि ये कोई रीज़न बनता ही नहीं है कि ऐसे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को हम बैन कर दें, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे अदर
ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं जो खेले जा रहे हैं, लाइक जल्लीकट्टू वाला। देखिए जल्लीकट्टू क्या हुआ था कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, बट तमिलनाडु स्टेट ने फिर से इसको रिवाइव करके और जल्लीकट्टू अभी अगर एज ऑफ नाउ देखा जाए तो जल्लीकट्टू पे बैन नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर आप सोचते हैं कि नहीं जल्लीकट्टू पे बैन है, तो नहीं, जल्लीकट्टू पे बैन नहीं है। जल्लीकट्टू क्या है आपको पता ही होगा, बैलों के साथ लोगों की रेस होती है जिसमें जो हमारे बुल्स होते हैं उनको पीटा भी जाता है। तो वो एक कहीं ना कहीं क्रूरलिटी थी एनिमल्स पे, उस एक्ट को वायलेट कर रहा था, तो इसके तहत इसको रोका गया था। बट एनी हाउ अभी वो बोले कि हम क्रूरलिटी कम कर देंगे, हम ये कम कर देंगे, तो जल्लीकट्टू अभी भी चलता है। तो इस पर थोड़ा सा सोचिएगा कि क्या सही है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट, और क्या क्या होना चाहिए डॉग्स पे, कैट्स पे, और जो भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उन पे क्या क्या होता है, क्या क्या काउज आजकल बहुत ज़्यादा मुद्दे पे रहता है। तो एक बार इस पर थोड़ा सा सोचिए, क्या सोचेंगे, यह भी बड़ी बात है कि आप सोचेंगे क्या। तो आप देखिएगा कि इस तरीके की जो गेम्स हैं वो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, आपका क्या इस पर रहा है, सोचिएगा सिर्फ प्लीज़। अगर कभी आप बैठे हैं तो यही सोचिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट टू बी फॉरगेटन कम्स अंडर राइट टू प्रिवेसी। ये मतलब सेंटर ने कहा है दिल्ली हाई कोर्ट से। अभी देखिए इसका बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तो राइट टू बी फॉरगेटन, तो होता कि क्षमा यात्री, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिन पे कोई केस हुआ, अब जिन पे जो केस हुआ उस केस को क्या होता है कि केस चलने के बाद कुछ समय बाद पता चला कि नहीं नहीं वो इनोसेंट थे और उनको बरी कर दिया गया। बट क्या होता है कि उसका जो डेटा होता है, जो भी मतलब केस का कि क्या केस हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो हमारे जो मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इसके पास स्टोर्ड होता है पूरा, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो भी उसके ऊपर केस लगे, जो भी हुआ, लाइक वो हमारे सोशल मीडिया पर हो या कहीं भी कुछ भी हो। तो ये इस तरीके से एक आया था कि जैसे जो बंदा निर्दोष है तो उसका जो भी डेटा है रिलेटेड कि उसको ये केस लगाए गए थे वो वहाँ से हटा दिए जाएं, फॉरगेट कर दिए जाएं। समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरीके का ये एक्ट था। बोला गया कि ये भी एक एक्ट राइट टू प्राइवेसी एक्ट के अंदर आना चाहिए। आपको पता ही कि राइट टू प्राइवेसी एक्ट क्या है, ये एक फंडामेंटल राइट है हमारा। तो इसके बारे में भी सोचिए कि क्या इस तरीके का राइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट टू बी फॉरगेटन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप फॉरगेटन का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ याद नहीं है ये हमारा एक राइट हो, नहीं ऐसा नहीं है। राइट टू फॉरगेटन मतलब होता है कि हम जब किसी लीगल चीज़ में हो जाते हैं और अगर हम निर्दोष हो गए हैं तो वो चीज़ वहाँ से हटा दी जाए, ताकि फ्यूचर में उसकी हिस्ट्री ना रहे कि आप पे क्या इल्ज़ाम लग चुके हैं। अगर आप निर्दोष हो गए हैं तब, अगर आप दोषी हैं तब तो वो रहेगा ही रहेगा, आपको अकॉर्डिंगली सज़ा भी मिलेगी। तो ये है, इस पर थोड़ा सोचिएगा कि राइट टू बी फॉरगेटन कम्स अंडर राइट टू प्रिवेसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और राइट टू बी फॉरगेटन ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसके बाद अभी आप देख रहे होंगे, अभी काफ़ी न्यूज़ में है कि जो गर्ल्स की मैरिज एज है वो 18 से 21 की जा रही है। तो इसके बारे में यह सोचिए कि क्या आपको लगता है कि ये वैलिड है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए आज की जनरेशन्स को देखते हुए। हालांकि आजकल तो सिर्फ मिथ ही रह गए हैं 18 to 21, जिन जैसे बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी चाइल्ड मैरिजेज हैं। लगाम उतनी नहीं लग पा रही है, लोग बदल रहे हैं धीरे धीरे, टाइम लगेगा। बट अगर देखा जाए कि क्या ऐसा होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों, अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों, थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, थैंक यू सो मच यहाँ तक रहने के लिए। और आपको पता ही है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी हो, अगर आप हंसते रहेंगे ना, आपका हमेशा उत्थान ही होगा। तो अपने घर में सुरक्षित रहिए, सर्दी से और ओमिक्रॉन से बच के रहिए।